नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कराए हैं, उन 2 पार्ट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्त। अगर आप उन 2 पार्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कई वहाँ पे प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। वहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा हिस्ट्री, उसी हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कई क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स कराए हैं दोस्त मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में मैं आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, 1858 का विद्रोह कैसे हुआ, क्या कारण थे, वायसराय का पद कैसे आया और क्वीन विक्टोरिया का पद कैसे आया, कब ये भारत में जो शासन था, ये शासन कब महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिग्रहण कर लिया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं दोस्त। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना भी ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित यानी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कराए हैं, वो वहाँ पे आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी मैं लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके उन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी उन 2 पार्ट्स में दी है। आज का जो तीसरा पार्ट है ये भी आपका बेहतरीन होने वाला है, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। ये है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास बताऊंगा दोस्त। जो बचा हुआ भाग है वो मैं पार्ट नंबर 3 में आज कराऊंगा। एक कदम आधुनिक भारत के इतिहास की ओर, ये हमारा नारा है दोस्त आज के वीडियो का। और ये क्लास जो है दोस्त, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो हमारे 6 to 12th के जो बच्चे हैं, इनके क्लास में ये इतिहास अगर विषय है दोस्त, तो हाँ, हमें आशा और उम्मीद है कि सभी के पास इतिहास का विषय ज़रूर होगा। मतलब हाई स्कूल तक तो सभी के पास होता ही होता है। इंटर के बाद हम स्ट्रीम के हिसाब से वो सब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर इतिहास में आपका कोई भी चैप्टर हो, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहाँ पे आपको इसमें से कई टॉपिक मिल जाएंगे। तो यहाँ इसको देख सकते हैं दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा फ्रांसीसियों के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? फ्रांसीसियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्त। यहाँ पे आपको मैं ये बताऊँगा भैया कि फ्रांसीसियों के द्वारा यहाँ पे पहली फैक्ट्री कब लगाई गई और किसके नेतृत्व में लगाई गई और कहाँ लगाई गई, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो ध्यान रखिएगा आप। फ्रांसीसियों के द्वारा दोस्त पहली फैक्ट्री किसके द्वारा लगाई गई थी? तो ध्यान रखना है, ली 14 के नेतृत्व में लगाई गई थी। फ्रांसीसियों के द्वारा पहली फैक्ट्री ली 14 के नेतृत्व में लगाई गई थी। वो भी कब लगाई गई थी? तो 1668 में लगाई गई थी, आपके सूरत में। कहाँ लगाई गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में 14th ली के द्वारा यानी 14th ली के नेतृत्व में यह फैक्ट्री लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी? ये फ्रांसीसियों के द्वारा लगाई गई थी। फ्रांसीसियों के द्वारा एक फैक्ट्री लगाई गई थी जो दोस्त ली 14th के नेतृत्व में लगाई गई थी 1668 में, वह भी सूरत में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं फ्रांसीसियों के व्यापार केंद्र की बात करें, यानी इनका मुख्य व्यापार केंद्र कौन सा था, इनका मुख्य व्यापार केंद्र के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका मुख्य व्यापार केंद्र आपका पंडिचेरी था। क्या था? पंडिचेरी जो था इनका मुख्य व्यापार केंद्र था। किसका? फ्रांसीसियों का। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं भारत में व्यापार से संबंधित, तो दोस्त भारत में व्यापार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे युद्ध देखने को मिले थे। यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में युद्ध भी देखने को मिले थे। किसके वजह से? व्यापार को लेकर। यानी व्यापार को लेकर यहाँ पे 3 कर्नाटक युद्ध भी हुए। अब मैं उन कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पे चर्चा भी करूँगा आप सभी के सामने।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे भैया, जो कर्नाटक युद्ध मैंने अभी आपको बताया है, उस कर्नाटक युद्ध कब और क्यों हुआ। पहला जो कर्नाटक युद्ध है आपका, जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ। ये जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो आपका 1746 से लेकर 1748 तक हुआ, यानी 2 साल तक यह युद्ध चला था। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये जो पहला कर्नाटक युद्ध है दोस्त, इसी युद्ध को सेंट थॉम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सेंट थॉम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में व्यापार को लेकर यह युद्ध हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब अगर मैं इस युद्ध की समाप्ति की बात करूं दोस्त, तो यह युद्ध एला सापेल की संधि के साथ क्या हो गया था दोस्त, एला सापेल की संधि के साथ यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में समाप्त भी हो गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है दोस्त, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप की बात करें अगर, ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद का कारण भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, जो आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के कारण वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतभेद देखने को मिले थे। यानी यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिले थे। किसके लिए मिले थे, तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुए थे, और इसी के कारण क्या हुआ था दोस्त, इसी के कारण यहाँ पे भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं अगर चर्चा करूं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर चर्चा करूं दोस्त, तो इस युद्ध का कारण हैदराबाद, यहाँ पे समझना है, इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के लिए उत्तराधिकार के पक्ष में दोनों के बीच मतभेद थे। किसके बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में मतभेद थे। किसको लेकर, हैदराबाद और कर्नाटक राज्य के बीच में मतभेद थे कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार कौन बिठाएगा, कौन अपना उत्तराधिकार बिठाएगा। इन्हीं 2 बातों को लेकर दोस्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतभेद था, और इसी के कारण यहाँ पे दूसरा कर्नाटक युद्ध भी हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अब अगर मैं इस युद्ध के समाप्ति की बात करूं, तो यह युद्ध भैया पंडिचेरी संधि के साथ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। एक संधि होती है जिसका नाम है पंडिचेरी संधि। इसी पंडिचेरी संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझना है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है दोस्त, इसका मुख्य कारण है जो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध ही इस युद्ध का मुख्य कारण है, जो आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहलाता है। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध ही इसका कारण है। किसका कारण है दोस्त, तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण है। अब सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या हुआ दोस्त, ये भी आपको समझना है। सप्तवर्षीय युद्ध एक प्रकार का यूरोप में 7 साल से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 साल से यह युद्ध चल रहा था, इसी के लिए इसको बोल दिया गया यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद क्या होता है दोस्त, इसके बाद भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में 1760 में क्या हुआ था दोस्त, बांडीवास का युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हो गया था दोस्त, जिसमें पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह युद्ध भी क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। किस संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ यह बांडीवास का युद्ध भी समाप्त हो गया। जो बांडीवास का युद्ध ब्रिटेन और यानी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में जो बांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था, वह युद्ध पेरिस की संधि के साथ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे समझना है दोस्त, ये जो बांडीबास का युद्ध था, ये बांडीबास का युद्ध जो था, इस युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस का नेतृत्व काउंट लाली कर रहा था, काउंट लाली कर रहे थे दोस्त। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से भैया आयरकूट नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था? आयरकूट इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, और फ्रांसीसियों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है काउंट लाली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो ये बांडीबास का युद्ध है दोस्त, इसी युद्ध के बाद क्या हो जाता है? तो इसी युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी लोग होते हैं, इनका पूरी तरह से पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका पूरी तरह से पतन हो जाता है हमारे भारत देश में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब इनका फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, उसके बाद दोस्त क्या होता है? जब फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, उसके बाद मात्र पंडिचेरी क्षेत्र में ही फ्रांसीसियों का क्या रह जाता है? शासन रह जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ पंडिचेरी क्षेत्र में ही इनका अधिकार सीमित रह जाता है। क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकार पंडिचेरी क्षेत्र में ही रह जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझनी है कि मैं अगर पंडिचेरी की बात करूँ, तो पंडिचेरी में दोस्त फ्रांसीसी लोग जो थे, उनका पूरी तरह से अधिकार था, यानी पूर्ण अधिकार था इनका इस पंडिचेरी क्षेत्र में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बात करूँ दोस्त, अगर मैं आगे बात करूँ तो 1954 में क्या हुआ था दोस्त? तो 1954 में फ्रांसीसियों से 1954 में, अगर मैं 1954 की बात की जाए दोस्त, तो 1954 में क्या हुआ था? तो पंडिचेरी जो है, जो पंडिचेरी है दोस्त, वो फ्रांसीसियों से पूरी तरह से क्या हो गया था दोस्त? आज़ाद हो गया था। फ्रांसीसियों से पूरी तरह से आज़ाद हो गया था, और यह पंडिचेरी क्या हो गया था? तो ये पंडिचेरी 1954 में भारत का हिस्सा बन गया था दोस्त। पंडिचेरी भारत का हिस्सा बन जाता है। कब बन जाता है? 1954 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं ब्रिटिश और यूरोपीय शक्तियों के बीच के युद्ध की बात करूं, तो यहाँ पे मैं ब्रिटिश और यूरोपीय शक्तियों के बीच में युद्ध के बारे में चर्चा करूँगा। तो आपको यहाँ पे गौर से समझना है कि ब्रिटिश और यूरोपीय शक्ति के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी आपको मालूम होगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो युद्ध है दोस्त, अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में जो हुआ था, उस युद्ध का नाम है सुवेली का युद्ध। क्या नाम है उसका? सुवेली का युद्ध। जो सुवेली का युद्ध है, ये आपका अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। अगर मैं चर्चा करूं अगले युद्ध की, तो डच और अंग्रेज़ों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसका नाम है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो है आपका, वो अंग्रेज़ों और डच लोगों के बीच में हुआ था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और बांडीबास के युद्ध के बारे में तो अभी मैंने आपको चंद मिनट पहले ही बताया है। ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसका नाम है बांडीबास का युद्ध। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने ये भी बताया था कि बांडीबास के युद्ध के बाद दोस्त, जो फ्रांसीसी थे, उनका वर्चस्व भारत में धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो ही गया था। बस एकमात्र राज्य जो था पंडिचेरी, उसी पंडिचेरी में ही फ्रांसीसियों का वर्चस्व रह गया था। यानी उसी पंडिचेरी में ही फ्रांसीसियों का अधिकार रह गया था। इसके अलावा सभी जगहों से फ्रांसीसियों का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। यानी फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गया था इसी बांडीबास के युद्ध के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं अंग्रेज़ और मैसूर के युद्ध की बारे में बात करूं, अंग्रेज़ और मैसूर के संबंधों की बारे में चर्चा करूं, तो भैया अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में क्या संबंध थे और कौन कौन सी लड़ाइयाँ इनके बीच में हुई, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्त। अगर मैं मैसूर की बात करूं दोस्त, तो 1761 में क्या होता है? 1761 में मैसूर का शासक दोस्त हैदर अली बनता है। कौन बनता है? वो हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हैदर अली जब बन जाता है दोस्त, हैदर अली थोड़े दिन शासन करने लगता है। उसके बाद इस हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दोस्त क्या होता है?
अगर मैं चर्चा करूं हैदर अली की, तो हैदर अली की जब मृत्यु हो गई थी दोस्त, अब अगर चर्चा करें कि इसकी मृत्यु हुई कैसे थी, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसकी मृत्यु दोस्त द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। जब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था दोस्त, जब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, उसी दौरान हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं आप सभी के सामने पहला अंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, ये सारी आपको युद्ध के बारे में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे। बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ही आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम ब्रीफ में जाके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। अगर मैं बात करूं, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में, उसके बाद क्या होता है दोस्त, हैदर अली का जो उत्तराधिकारी है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो इसका बेटा बनता है, यानी इसका पुत्र बनता है। अब इसके पुत्र का नाम है भैया टीपू सुल्तान। तो ये टीपू सुल्तान क्या होता है, इसका उत्तराधिकारी होता है, और उत्तराधिकारी होने के बाद ये क्या बन जाता है दोस्त, इसका शासक बन जाता है। किसका शासक बन जाता है, तो मैसूर का शासक ये बन जाता है दोस्त। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो टीपू सुल्तान था दोस्त, इस टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में क्या किया था, तो आपको ध्यान रखना है, इस टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी 1787 में किसको बना दिया था, श्रीरंगपट्टनम को बना लिया था। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी 1787 में बना लिया था। यानी किसने बना लिया था, टीपू सुल्तान ने बना लिया था। ये टीपू सुल्तान किसका बेटा था, तो ये दोस्त हैदर अली का बेटा था। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करूं दोस्त, तो टीपू सुल्तान को और क्या बोला जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी क्या किया जाता है, तो जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में चर्चा करूं, अभी आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा दोस्त इसको। अभी मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगा कि ये भैया अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये क्यों हुआ था, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। जो टीपू सुल्तान है दोस्त, यानी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, अपने पिताजी, इसके पिताजी कौन थे, हैदर अली इसके बाप थे। इसके जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता है, मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिन शासन करने के बाद ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बना लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्त, टीपू सुल्तान धीरे धीरे शासन करने लगता है। उसके बाद इसकी चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको टपका दिया जाता है दोस्त, क्या कर दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, तो 1799 में हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको बताएंगे एक एक विधिवत रूप से जानकारी कि भैया अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए और कितने युद्ध हुए। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में टोटल 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए दोस्त, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में। यहाँ पे आपको समझना है। अगर मैं पहला अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करूँ, पहले अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, तो ये पहला अंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध चला था। यानी 1767 से लेकर 1769 तक यह युद्ध चला था, यानी 2 साल तक यह युद्ध चला। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, जो पहला अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, पहले अंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद, जब ये पहला अंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में होता है दोस्त, पहला अंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में जब होता है, उसके बाद यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम है मद्रास की संधि। यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम है मद्रास की संधि। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था, यानी मैसूर के शासक के बीच में हुआ था यह युद्ध। तो ये इस युद्ध की बारे में बात करूँ तो यह युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। कितने सालों तक चला था, 4 सालों तक यह युद्ध चला था, जो आपका 1780 से लेकर 1784 तक यह युद्ध हुआ था, जिसका नाम है दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध। अगर मैं इस समय की बात करूं, तो दोस्त जब दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत में गवर्नर जनरल भैया थे बैरन हास्टिंग। बैरन हास्टिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल था।
कौन गवर्नर जनरल था? बैरन हेस्टिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल था। जब यहाँ पे दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम है मंगलोर की संधि। क्या होता है नाम? मंगलोर की संधि यहाँ पे होती है और इसी के साथ यह युद्ध भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ चर्चा करेंगे तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये जो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्त, वो 1790 से लेकर 1792 तक चला था, यानी 2 साल तक यह तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भैया गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय गवर्नर जनरल आपके कॉर्नवालिस थे। कौन था जब गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसी के बाद दोस्त श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई थी? संधि हो जाती है। उसके बाद यह युद्ध भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझना है 1792 की अगर मैं चर्चा करूँ, 1792 की अगर मैं चर्चा करूँ तो जो आपकी मैंने अभी संधि बताई थी जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है दोस्त, अगर मैं 1792 में 1792 की बात करूं तो इस संधि पर अंग्रेज़ों की तरफ से किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था दोस्त? तो अंग्रेज़ों की तरफ से दोस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जबकि दूसरी तरफ से टीपू सुल्तान और कौन था दोस्त? तो हैदराबाद का निज़ाम था। इन 2 व्यक्तियों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसी श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान और निज़ाम ने कॉर्नवालिस के साथ साथ उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1792 में अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस था और जबकि दूसरी तरफ से टीपू सुल्तान और हैदराबाद का निज़ाम, इन 2 व्यक्ति और तीसरा वो अंग्रेज़, इन तीनों व्यक्तियों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब इस संधि पर भैया हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? तो ध्यान रखना है आपको, जब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है उसके बाद टीपू सुल्तान जो होता है ना, वो टीपू सुल्तान अपने दोनों पुत्रों को क्या करता है? इस संधि में टीपू सुल्तान जो होता है दोस्त, वो अपने दोनों पुत्रों को बंधक बना के अंग्रेज़ों को सौंप देता है। क्या करता है? बंधक बना के अंग्रेज़ों को सौंप देता है। क्या कर देता है? अंग्रेज़ों को सौंप देता है और जुर्माने के तौर पर, यानी ऐसे समझ लिए हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए युद्ध के रूप में दे भी देता है। क्या दे देता है? 3 करोड़ रुपए भी दे देता है इस संधि के अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस संधि में टीपू सुल्तान ने अपने दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों को सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए और साथ ही साथ अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को सौंप दिया। जब आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्त, इस संधि में जो टीपू सुल्तान था उसने अपने दोनों बेटों को बंधक बनाकर और अंग्रेज़ों को सौंप दिया था और युद्ध में जो हानि पहुंची है, यानी हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेज को दिए थे और इसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करूं, तो ये चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्त वो 1799 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1799 में चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी में क्या हो जाता है दोस्त? इसी युद्ध में टीपू सुल्तान क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है अंग्रेज़ों के दौरान, यानी इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में। किसकी मृत्यु हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भैया सिख और अंग्रेज़ों के बारे में। सिख और अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे भैया। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे और सिख धर्म के टोटल गुरु कितने थे, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर मैं सिख धर्म के बारे में बात करूँ तो भैया सिख धर्म के
प्रमुख गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 प्रमुख गुरु थे भैया सिख धर्म के। सिख धर्म के टोटल प्रमुख गुरु कितने थे? तो 10 इनके प्रमुख गुरु थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सिख धर्म के पहले गुरु के बारे में चर्चा करूं, सिख धर्म के पहले गुरु के बारे में चर्चा करूं, तो सिख धर्म के पहले गुरु जो माने जाते हैं, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं गुरु नानक देव जी की बात करूं, तो इनका जन्म भैया कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म भैया पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। और यही सिख धर्म के पहले गुरु भी माने जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं कि गुरु नानक देव जी की, तो गुरु नानक देव जी बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन था। समकालीन का मतलब ये है दोस्त कि जब बाबर और हुमायूं का शासन चल रहा था, उसी समय दोस्त गुरु नानक देव जी भी अपना शासन चला रहे थे, यानी इनके साथ ही इनका भी शासन चल रहा था, यानी समकालीन थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक की बात करूँ, तो भैया सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को ही माना जाता है। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, यानी क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि भैया जो लंगर होता है, लंगर सिख धर्म में लंगर होता है दोस्त। इसी लंगर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपके गुरु नानक देव जी के द्वारा लंगर की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं गुरु नानक देव जी के बारे में, तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के बारे में अगर चर्चा करूं, तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। कौन था भैया? गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे गुरु अंगद के बारे में। तो ये जो गुरु अंगद थे दोस्त, ये सिख धर्म के क्या थे? तो ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। अगर मैं सिख धर्म के दूसरे गुरु के बारे में चर्चा करूं, तो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे भैया गुरु अंगद। यानी ऐसे समझ लीजिएगा, गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे, और गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन होता है? गुरु अंगद होते हैं। और ये जो गुरु अंगद है दोस्त, यही सिख धर्म के दूसरे गुरु भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं गुरु अंगद के प्रारंभिक नाम के बारे में चर्चा करूं, तो इनका प्रारंभिक नाम भैया लहना था। क्या नाम था इनका? लहना इनका प्रारंभिक नाम था, यानी गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। अगर मैं यहाँ पे लिपि के बारे में चर्चा करूँ, तो दोस्त जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी की लिपि दोस्त देवनागरी होती है, वैसे ही पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है। क्या होती है? गुरुमुखी होती है। तो इसी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु अंगद जी के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सिख धर्म के तीसरे गुरु के बारे में चर्चा करूं, तो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे भैया अमरदास। सिख धर्म के तीसरे गुरु का नाम है अमरदास, जिन्होंने क्या किया था दोस्त? जिन्होंने लबड़ पद्धति की शुरुआत की थी। किस पद्धति की? लबड़ पद्धति की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तो सिख धर्म के तीसरे गुरु जो थे, जिनका नाम है गुरु अमरदास, इन्होंने ही लबड़ पद्धति की शुरुआत की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिख धर्म के चौथे गुरु के बारे में चर्चा करूं, तो चौथे भैया गुरु हैं इनके गुरु रामदास। सिख धर्म के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। अब यहाँ पे आपको यह समझना है दोस्त, इनके द्वारा क्या किया गया। अगर मैं चर्चा करूं गुरु रामदास जी के बारे में, तो ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे, और इनके द्वारा ही अमृतसर नगर भी बसाया गया। अमृतसर नगर भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया। और आपको एक चीज़ और समझनी है, हर मंदिर और स्वर्ण मंदिर की नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई। इन्हीं के द्वारा हर मंदिर और स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अगर मैं इनके बारे में यानी गुरु रामदास जी के बारे में और भी चर्चा करूं, अगर मैं गुरु रामदास जी के बारे में और भी चर्चा करूं तो आपको गुरु जो पद होता है सिख धर्म में, गुरु जो पद होता है दोस्त सिख धर्म में, तो इस पद को इन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। इन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत इस पद को बना दिया, यानी वंश के अनुसार अब इस पद पे लोग आएंगे और गुरु बनेंगे। ये चीज़ किसके द्वारा की गई थी, रामदास जी के द्वारा की गई थी। अगर मैं चर्चा करूं सिख धर्म के पांचवें गुरु के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं सिख धर्म के पांचवें गुरु के बारे में, तो सिख धर्म के पांचवें गुरु आपके थे अर्जुन देव जी। क्या नाम था उनका, अर्जुन देव जी को सिख धर्म का पांचवा गुरु माना जाता है। अगर मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में चर्चा करूं तो इन्होंने स्वयं को क्या बताया दोस्त, तो इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह बताया था। क्या बताया था, इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में चर्चा करूं तो इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी की गई थी। इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में और भी चर्चा करूं तो इनके बारे में आपको समझना है भैया, गुरु अर्जुन देव जी जो थे इन्हीं के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सी रचना, आदि ग्रंथ की रचना की गई थी दोस्त। किसकी रचना, आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे बाद में क्या हुआ था दोस्त, जिसे बाद में सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ भी माना गया था। सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ भी इसी को माना गया था। किसको दोस्त, आदि ग्रंथ को सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गुरु अर्जुन देव जी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ किसकी भैया, गुरु अर्जुन देव जी के बारे में, अगर मैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। 1606 में क्या होता है दोस्त, 1606 में जहांगीर जो होता है वो क्या करता है, तो वो जहांगीर दोस्त गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे देता है। क्या दे देता है, फांसी दे देता है। क्या दे देता है दोस्त, फांसी दे देता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी समझना है दोस्त, जब अर्जुन देव जी को फांसी दे दी जाती है और जहांगीर के द्वारा, जब जहांगीर के द्वारा 1606 में अर्जुन देव जी को फांसी दे दी जाती है, तो इसी समय में यानी 1801 में क्या होता है, 1801 में रणजीत सिंह ने क्या करा दिया था दोस्त, तो सोने की परत चढ़ाई थी। किस पे सोने की परत चढ़ाई थी, तो आपकी सोने की परत हर मंदिर पर चढ़ाई थी। कौन सा मंदिर, हर मंदिर पर इन्होंने सोने की परत चढ़ाई थी, जिनका नाम है रणजीत सिंह। अगर मैं सिख धर्म के छठे गुरु के बारे में बात करूं भैया, सिख धर्म के छठे गुरु के बारे में चर्चा करूं तो सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिख धर्म के छठे गुरु थे। अब इनके द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया दोस्त, वो भी आपको समझना है। तो इनके द्वारा दोस्त अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, नगाड़ा बजाने की जो व्यवस्था है वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही शुरू की गई थी। नगाड़ा बजाने की जो व्यवस्था है वो भी आपकी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सिख धर्म के 9वें गुरु के बारे में चर्चा करूं, अगर मैं सिख धर्म के 9वें गुरु के बारे में बात करूं तो 9वें गुरु थे भैया गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 9th नंबर के गुरु तो कौन थे भैया, तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और उस टाइम पे औरंगजेब का शासन हुआ करता था, तो औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा गुरु पर अत्याचार किया था और गुरु पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया था। वो दबाव इसलिए बनाया था ताकि गुरु हमारा इस्लाम धर्म कबूल कर लें। यानी इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए जो औरंगजेब था, उस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर
को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया, काफ़ी ज़्यादा उन पर दबाव बनाया दोस्त। जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, उसके बाद औरंगजेब ने क्या कर दिया दोस्त, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को क्या कर दी, फांसी दे दी। क्या दे दी, फांसी दे दी, जिसके कारण इनकी मृत्यु शीशगंज में, इनको क्या हो गया था दोस्त, इनकी मृत्यु शीशगंज में हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सिखों मतलब अगर सिख धर्म के 10वें गुरु जी के बारे में बात करूं, तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे आपके, कौन थे दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु, तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे आपके गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो आपके सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म दोस्त 1666 में हुआ था। इनका जन्म 1666 में बोआबी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। 1666 में सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका नाम है गोविंद सिंह जी, इनका जन्म होता है। अगर मैं इनके बारे में चर्चा करूं, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में चर्चा करूं, तो इनके द्वारा एक प्रणाली चलाई गई जिसका नाम है पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत भी की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, खालसा पंथ की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा 1699 में की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे के बारे में बात करूं दोस्त, जो अकाल तख्त था, मैंने अकाल तख्त के बारे में चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले ही। अकाल तख्त का अगर मैं निर्माण के बारे में बात करूं, अकाल तख्त के निर्माण के बारे में चर्चा करूं, तो अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गुरु हरगोबिंद सिंह जी के द्वारा कराया गया था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया था दोस्त। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये कराया गया था दोस्त। यहाँ पे पुरुषों के नाम के पीछे क्या लगना स्टार्ट हो गया था, सिंह लगना स्टार्ट हो गया था। क्या लगना स्टार्ट हो गया था, पुरुषों के जो नाम होते हैं उनमें सिंह लगना स्टार्ट हो गया था। और महिला के नाम के पीछे क्या हो गया था दोस्त, महिला के नाम के पीछे एक और लगने लगा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं चर्चा करूँ आगे की दोस्त, तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, जो अकाल तख्त है इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्त, जो पुरुष लोग थे सिख धर्म में, अभी मैं बताता हूँ आपको नए स्लाइड पे, जो पुरुष लोग थे सिख धर्म में, उनके नाम के पीछे दोस्त, पुरुष लोगों के नाम के पीछे भैया सिंह लगने लगा। और जो महिलाएं थी उनके नाम के पीछे भैया कौर लगने लगा। क्या लगने लगा, कौर लगने लगा, कौर लगने लगा। ये सिख धर्म में बाद में इसकी शुरुआत हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिख धर्म के बारे में बात करूं, तो सिख धर्म के भैया अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ही सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। क्या थे भैया, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के अंतिम गुरु ही गोविंद सिंह जी थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पे आपको समझना है, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ दोस्त लाहौर की, तो याद रखिएगा रणजीत सिंह जी जो हैं, रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह भैया 1798 में क्या होता है, तो 1798 में ये लाहौर के शासक बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, ये लाहौर के शासक 1798 में बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्त, जो रणजीत सिंह है दोस्त, इनकी अगर मैं राजनीतिक राजधानी की बात करूं, तो इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो भी भैया लाहौर थी। और अगर मैं धार्मिक राजधानी की बात करूं, तो रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी आपका था अमृतसर। अमृतसर जो था वो रणजीत सिंह के शासनकाल में इनकी धार्मिक राजधानी थी। और अगर मैं इनकी राजनीतिक राजधानी के बारे में चर्चा करूँ, तो इनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं रणजीत सिंह के बारे में और भी चर्चा करूं, तो जो रणजीत सिंह जो हैं, इनका सम्मान, जो रणजीत सिंह जी हैं, इनका बड़े सम्मान के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा स्वागत किया गया था। वो कौन सा अंग्रेज़ था जिसके द्वारा स्वागत किया गया था, तो उसका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा रणजीत सिंह का बड़े धूमधाम से क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्त,
1809 ईस्वी में चार्ल्स मैटकॉप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। उसके बाद भैया 1809 में चार्ल्स मैटकॉप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है अमृतसर की संधि। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बारे में बात करूं, अगर मैं द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बारे में चर्चा करूं तो इसका अंत दोस्त क्या हुआ था, इसका अंत कैसे हुआ था, तो इसका अंत भैया हुआ था भैरावल संधि के दौरान। इसका अंत भैरावल संधि के साथ हो गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भैरावल संधि क्या होती है दोस्त, तो भैरावल संधि जो है वो राजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में क्या हुई थी, यह संधि हुई थी। भैरावल की जो संधि थी वो राजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में यह संधि हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करेंगे। तो आपको हर एक चीज़ ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखनी है और समझनी है कि कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोला था और कैसे अंग्रेज़ों को चने चबाए थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर मैं 1857 के विद्रोह की बात करूं, 1857 के विद्रोह की बात करूं तो भैया जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश की महारानी कौन थी, तो उस समय ब्रिटिश की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ही उस समय भैया ब्रिटिश की क्या थी, महारानी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश की जो महारानी थी जिसका नाम है महारानी विक्टोरिया। अगर मैं महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की बात करूं तो महारानी विक्टोरिया का शासनकाल 1837 से लेकर 1901 तक रहता है और इसी महारानी विक्टोरिया का शासनकाल सबसे लंबा चलता है। इसी महारानी विक्टोरिया का शासन सबसे लंबा रहता है दोस्तों। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल सबसे लंबा रहता है, यानी 1837 से लेकर 1901 तक इसका शासन रहता है। अगर मैं चर्चा करूं 1857 के बारे में, जो आप सभी के सामने मैं चर्चा कर ही रहा हूं, तो दोस्त 1857 का जब विद्रोह हुआ था इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भैया था पामस्टन। पामस्टन जो था वो ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 1857 के बारे में बात करूं तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम था भैया लॉर्ड कैनिंग, तो यही लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि भैया 1857 की कौन सी वह तिथि थी जिस समय यह युद्ध हुआ था दोस्त, तो 1857 के बारे में अगर चर्चा करूं तो 1857 के विद्रोह की तिथि जो थी भैया वो थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को ये विद्रोह होता है जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। अगर मैं चर्चा करूं 31 मई 1857 की तो भैया यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे नाना साहब तथा मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा निश्चित की गई। ये जो तारीख़ है दोस्त, ये तारीख़ किसके द्वारा निश्चित की गई, तो यह तारीख़ दो व्यक्तियों के द्वारा ही निश्चित की गई है। ये बताया गया है कि जो 1857 का युद्ध है दोस्त, 1857 का जो विद्रोह है वह विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ था। ये जानकारी दो व्यक्तियों के द्वारा बताई गई है। पहला व्यक्ति है नाना साहब और दूसरा व्यक्ति है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके द्वारा यह तारीख़ निश्चित की गई। अगर मैं चर्चा करूं 1857 के विद्रोह के बारे में तो याद रखिएगा दोस्त, यह विद्रोह जो था, यह विद्रोह दोस्त 10 मई 1857 से पहले ही शुरू हो गया था। यानी इस विद्रोह के पहले यहाँ पे काफ़ी सुनियोजित ढंग से क्या बनाया गया था, प्लान बनाया गया था। यहाँ पे प्लान बनाया गया था कि हम 10 मई 1857 10 मई के बाद यहाँ पे हम विद्रोह करेंगे। यहाँ पे प्लान बनाया गया था कि भैया हम 10 मई के बाद यहाँ पे विद्रोह करेंगे, पर यहाँ पे क्या होता है दोस्त, विद्रोह 10 मई के पहले ही शुरू हो जाता है।
ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इस विद्रोह की बात करूं तो इस विद्रोह में आपको कुछ चिन्ह भी यहाँ पे मालूम होने चाहिए। तो इस विद्रोह का चिन्ह जो था, इस विद्रोह का चिन्ह जो था जिसका नाम है कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी इस विद्रोह का क्या था, चिन्ह था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 1857 के विद्रोह की बात करूं तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है मंगल पांडे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यानी 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 1857 का पहला विद्रोही की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि भैया 1857 का पहला विद्रोही कौन था, तो ये विद्रोही भी भैया मंगल पांडे जी ही थे, जो 1857 की शुरुआत जिनके द्वारा की गई थी। यानी 1857 के विद्रोह की जो जिसके द्वारा शुरुआत की गई थी, इसका नाम है दोस्त मंगल पांडे जी। इन्हीं को 1857 का पहला विद्रोही भी माना गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं मंगल पांडे जी के बारे में और भी चर्चा करूं तो दोस्त जो मंगल पांडे थे, अगर मैं मंगल पांडे के बारे में बात करूं तो जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी में क्या थे दोस्त, बैरकपुर छावनी में सिपाही थे। क्या थे, बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन में क्या थे दोस्त, ये सिपाही थे। मंगल पांडे जी जो थे वो बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन में क्या थे, सिपाही के पद पर तैनात थे। वहाँ पे इन्हें सुनने में मिलता है कि दोस्त जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे जो कारतूस दी जा रही है, यानी जो गोली दी जा रही है, जो राइफल या तमंचे में जो गोली चलाई जाती है दोस्त, जो गोली यहाँ पे सप्लाई की जा रही है, जो गोली इन लोगों को दी जा रही है, जो गोली सिपाहियों को दी जा रही है, उस गोली में सूअर और गाय के मांस का प्रयोग किया गया है। जब यह बात भैया उस छावनी में मालूम पड़ती है, जब यह बात बैरकपुर छावनी में मालूम होती है कि यहाँ पे जो कारतूस या जो गोली जिसका प्रयोग होता है दोस्त, उसमें गाय और सूअर के मांस का प्रयोग किया गया है, तो इस बात को लेकर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है दोस्त, माहौल गर्म हो जाता है। माहौल क्या हो जाता है, माहौल गर्म हो जाता है। वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, हाहाकार मच जाता है। यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखिएगा। बैरकपुर छावनी में अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई एक एनफील्ड राइफल की गोली, एक एनफील्ड राइफल की गोली के बारे में चर्चा कर रहा हूँ दोस्त। तो एनफील्ड राइफल की जो गोली थी दोस्त, वो सूअर और गाय की चर्बी से सूअर और गाय की चर्बी मिले होने की क्या बात होती है, पता होती है दोस्तों। यहाँ पे आपको समझना है, जो आपकी बैरकपुर छावनी है दोस्त, बैरकपुर छावनी में अंग्रेज़ों के द्वारा एक एनफील्ड राइफल की गोली लाई गई थी। उस एनफील्ड राइफल की गोली में ये मालूम चलता है कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई होती है। यानी उस गोली में ये मालूम चलता है कि यहाँ पे सूअर और गाय का मांस यहाँ पे मिलाया गया है। तो इस बात की जानकारी भैया जब छावनी में होती है तो छावनी के लोग जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ये बात का हाहाकार में मच जाता है तो बैरकपुर छावनी में बैरकपुर छावनी के साथ साथ आस पड़ोस की जितनी भी जगह थी वहाँ पे भी ये जानकारी क्या हो जाती है, पहुँच जाती है कि भैया जो कारतूस है, जो गोली है, वहाँ पे सूअर और गाय का मांस का प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है, यानी उनकी चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। जिस बात को लेकर भैया मंगल पांडे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, इस बात को लेकर मंगल पांडे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए कि जो गोलियाँ, जो कारतूस हमें दी जा रही हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर मंगल पांडे और उनके साथी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उनके द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। उसके बाद दोस्त क्या होता है, जब मंगल पांडे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, उसके बाद भैया 29 मार्च 1857 को क्या होता है दोस्त, 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर जो होता है दोस्त, जो अंग्रेज होता है सार्जेंट मेजर, इसके मंगल पांडे क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त, गोली मार देते हैं। यहीं से माहौल थोड़ा और भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके बाद दोस्त क्या होता है, इस विरोध में ही मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का क्या दिया था, नारा दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस विरोध में ही मंगल पांडे जी के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम है मारो फिरंगी। इसके बाद मंगल पांडे को भैया 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी जाती है, तो इनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा।
अंग्रेज़ों के द्वारा दोस्त क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा सर सार्जेंट, एक मिनट रुकिए ज़रा। तो अंग्रेज़ों के द्वारा दोस्त मंगल पांडे को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अभी फांसी क्यों दे दी जाती है, तो दोस्त मंगल पांडे जी ने सर मार्जेंट को क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। सर मार्जेंट को गोली मार दी थी। उसी के जुर्म में मंगल पांडे जी को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। अब यहाँ पे आपको समझना है इस विद्रोह का नेतृत्व, अगर मैं इस विद्रोह के नेतृत्व की बात करूँ तो इस विद्रोह के नेतृत्व में क्या हुआ था दोस्त, आपको समझना है। भारत के कई जगह पे क्या हुआ था, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था और कई जगह पे यहाँ पे भैया धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन अंग्रेज़ों के खिलाफ देखने को मिला था भैया। और भी जगहों पे यहाँ पे विद्रोह भी देखने को मिला था, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। तो अगर मैं कारण की बात करूँ दोस्त, तो यहाँ पे कारण क्या था, कारण ये था दोस्त, अंग्रेज़ों के द्वारा एक राइफ़ल लाई गई थी जिसका नाम है इनफील्ड राइफ़ल। तो इनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस थी, जो गोली उसमें मतलब यूज की जाती थी, उस गोली का निर्माण जो है दोस्त वो सूअर और गाय की चर्बी से मिलकर बना था। तो इस बात की जब बैरकपुर छावनी में जानकारी लीक होती है, जब जानकारी फैलती है तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। यानी ये जानकारी पूरे देश में फैल जाती है। जब पूरे देश में फैल जाती है तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में विरोध होने लगता है। और जो मंगल पांडे थे, उनके साथी मंगल पांडे और उनके साथियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। पर विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद अंग्रेज़ों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो मंगल पांडे क्या करते हैं, तो मंगल पांडे सर मार्जेंट को गोली मार देते हैं। जब सर मार्जेंट को गोली मार देते हैं उसके बाद मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है हत्या के जुर्म में अंग्रेज़ों के द्वारा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चर्चा करूँगा कि भैया दिल्ली में किसका शासन था और यहाँ पे धरना प्रदर्शन, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कैसे हुआ था और यहाँ पे विद्रोह कैसे हुआ था, किन के बीच में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को यहाँ पे किस अंग्रेज़ ने दबाया था। ये सारी बातें यहाँ पे आपको के सामने चर्चा करूँगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो भैया दिल्ली से नेतृत्व इसका कौन कर रहा था भैया, बहादुर शाह जफ़र कर रहे थे। कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफ़र दिल्ली में यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं ये एकमात्र नेता थे। क्या थे दोस्तों, ये दिल्ली के एकमात्र नेता थे जो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, यानी दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। अगर मैं दिल्ली के वास्तविक नेता के बारे में बात करूँ, अगर मैं इनके वास्तविक नेता के बारे में बात करूँ, यानी दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था, तो यहाँ का वास्तविक नेता भैया था वक्त खान। तो वक्त खान जो था वो भैया दिल्ली का वास्तविक नेता था। पर वास्तविक नेता क्यों नहीं था उस टाइम पे, ये आपको समझना है। अब जो यहाँ पे वक्त खान था दोस्त, उस वक्त खान को क्या किया गया था दोस्त, अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया था। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। अंग्रेज़ों की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो हडसन और निकोलसन ने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों ये दबा दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। इस विद्रोह को दबाते समय निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्त, निकोलसन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी इस युद्ध को दबाते समय, इस युद्ध को दबाने के चक्कर में निकोलसन क्या हो गई थी, निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस विद्रोह के बाद क्या होता है दोस्त, इस विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो बहादुर शाह जफ़र म्यांमार की रंगून जेल में क्या कर दिए जाते हैं, तो भेज दिए जाते हैं। म्यांमार में एक जेल है जिसका नाम है रंगून जेल। इसी रंगून जेल में बाद में क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया जाता है तथा 1862 में क्या हो जाता है दोस्त, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर से भैया इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी 1857 का जो विद्रोह था इसका कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अगर मैं कानपुर से नेतृत्व करने वाले नेता की बात करूं तो कानपुर से इसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। कौन कर रहा था, नाना साहब के द्वारा कानपुर से इसका नेतृत्व किया जा रहा था। जिनके अगर मैं वास्तविक नाम के बारे में बात करूं तो इनका वास्तविक नाम भैया था
धंधु पंथ इनका वास्तविक नाम था। अगर मैं कानपुर में जो विद्रोह चल रहा था जिसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, इस विद्रोह को भैया किसने दबाया था? इस विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। इस विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे ग्वालियर के युद्ध के बारे में। ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ था दोस्त, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं ग्वालियर के बारे में बात करूँ तो इसका नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था। तात्या टोपे के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था 1857 में। तो दोस्त यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं चर्चा करूँ तात्या टोपे का वास्तविक नाम के बारे में, तो वास्तविक नाम इनका था रामचंद्र पंडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तात्या टोपे कौन थे भैया? तो ये तात्या टोपे ग्वालियर में 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर का नेतृत्व कर रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो भैया लखनऊ में इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अगर मैं चर्चा करूं लखनऊ की, तो लखनऊ से भैया इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया जा रहा था। ये बेगम हजरत महल कौन थी, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये जो बेगम हजरत महल हैं वो अवध के नवाब जिनका नाम है बाजिद अली शाह, ये बाजिद अली शाह की पत्नी है। कौन पत्नी है दोस्त? बेगम हजरत महल। ये जो बेगम हजरत महल हैं ये अवध के नवाब जिनका नाम है बाजिद अली शाह, ये बाजिद अली शाह की पत्नी हैं। और ये जो बेगम हजरत महल हैं इन्हीं के द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया जा रहा था 1857 के विद्रोह के समय में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बेगम हजरत महल की कब्र के बारे में बात करूं तो इनकी जो कब्र है वो आपकी कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है इनकी कब्र? नेपाल में है। इस विद्रोह को, अगर मैं इस विद्रोह की बात करूं तो इस विद्रोह को भी यहाँ पे कैंपबेल ने ही दबा दिया था दोस्त, कैंपबेल ने ही दबा दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं चर्चा करूं भैया इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में कौन नेतृत्व कर रहा था, आपको ध्यान रखना। इलाहाबाद में भैया लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। लियाकत अली के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जा रहा था। और यहाँ पे आपको समझना है दोस्त कि जो इलाहाबाद में नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया जा रहा था, इस विद्रोह को इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह को भी इलाहाबाद में दबा दिया गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बात करूं झांसी की, अगर मैं झांसी की बात करूं आगे, तो यहाँ पे समझना है आपको। अगर मैं झांसी के नेतृत्व की बात करूं तो झांसी का भैया नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में द्वारा किया जा रहा था झांसी का नेतृत्व। अगर मैं चर्चा करूं झांसी के नेतृत्व के बारे में, तो झांसी का नेतृत्व 1857 के विद्रोह के समय में रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया जा रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया जा रहा था, अब इस विद्रोह को दोस्त यहाँ पे किसने दबा दिया था? इस विद्रोह को यहाँ पे ह्यूरोज के द्वारा कुचल दिया गया था। यानी ह्यूरोज ने इस नेतृत्व को और इस विद्रोह को यहाँ पे यानी झांसी में कुचल दिया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्त। अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी वो गंगा राव की क्या थी? विधवा थी दोस्त। गंगा राव जो थे इनके वो पति थे। अब इनके पति का देहांत हो गया था दोस्त, इनके पति उस टाइम पे नहीं थे। तो ये गंगा राव की क्या थी दोस्त? विधवा थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रानी लक्ष्मीबाई ने यह विद्रोह क्यों किया दोस्त? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए लड़ा था। ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई जी की बारे में और भी बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्त? कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो गई थी। अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में और भी बात करूं तो इनका वास्तविक नाम था भैया मणिकार्णिका। मणिकार्णिका इनका वास्तविक नाम था। और इनके बचपन का नाम भैया मनु था। क्या इनके बचपन का नाम था? मनु इनके बचपन का नाम था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भैया, जगदीशपुर की बात यहाँ पे करते हैं।
तो जगदीशपुर में किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, ये भी आपको समझना है। अगर मैं जगदीशपुर की बात करूं तो जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में नेतृत्व किया जा रहा था। और इस जगदीशपुर के जो विद्रोह था, जो जगदीशपुर में विद्रोह हो रहा था दोस्त, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए किसके द्वारा प्रयास किया गया था दोस्त? विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने, इन दोनों ने मिलकर दोस्त इस विद्रोह को क्या कर दिया था? दबाने का प्रयास किया था। दबाने के प्रयास में यहाँ पे क्या हुआ था दोस्त? दबाने के प्रयास में यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कुंवर सिंह जी जो थे वो दोस्त 80 साल के उस टाइम पे थे, 80 साल की उम्र में, और 80 किलो की उन्होंने क्या लेकर, 80 किलो की तलवार लेकर अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने सामना किया और अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने युद्ध लड़ा। यानी आप समझ सकते हैं कि भैया जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह जी के द्वारा किया जा रहा था, और कुंवर सिंह जी की उम्र 80 साल थी। 80 साल की उम्र होने के बावजूद वो 80 किलो की तलवार लेकर अंग्रेज़ों के सामने लड़ते रहे, अंग्रेज़ों के सामने लड़ते रहे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं फतेहपुर की, अगर मैं बात करूं फतेहपुर की, तो फतेहपुर में भैया किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था? तो आपको ध्यान रखना है, फतेहपुर में मौलवी अजीम उल्लाह के द्वारा नेतृत्व यहाँ पे किया जा रहा था। मौलवी अजीम उल्लाह जी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जा रहा था। अब आपको यहाँ पे समझना है कि भैया अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से एक व्यक्ति है जिसका नाम है जनरल रेनाल्ड। इस जनरल रेनाल्ड ने दोस्त क्या किया था, इन मौलवी अजीम उल्लाह से क्या किया था? लड़ाई किया था। उसके बाद इसने यहाँ का भी विद्रोह दबा दिया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं फैजाबाद की बात करूं, फैजाबाद, तो फैजाबाद का भैया नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो आपको ध्यान रखना है, मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा फैजाबाद का नेतृत्व किया जा रहा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बरेली की बात करूं तो बरेली का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया जा रहा था। ये चीज़ भी आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेनी है। अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम के द्वारा किया जा रहा था। राव तुलाराम जी के द्वारा रेवाड़ी का नेतृत्व किया जा रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह जी के द्वारा किया जा रहा था। देवी सिंह के द्वारा यहाँ पे मथुरा का नेतृत्व किया जा रहा था। किसके द्वारा? देवी सिंह के द्वारा मथुरा का नेतृत्व किया जा रहा था 1857 के विद्रोह के समय में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगर मैं बात करूं गोरखपुर की, अगर मैं बात करूं गोरखपुर की, तो गोरखपुर का नेतृत्व गजाधर सिंह जी के द्वारा किया जा रहा था। गजाधर सिंह के द्वारा गोरखपुर का नेतृत्व किया जा रहा था 1857 के विद्रोह के दौरान। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे भैया 1858 का जो विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे अभी इससे पहले मैंने 1857 के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पे आप जानिएगा कि 1858 में जो विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे दोस्त। तो यहाँ पे आपको समझना है, सबसे पहला जो उसका कारण है वो कारण था भैया राज्य हड़प नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति। ये क्या थी भैया, कौन सी नीति थी, आपको यहाँ पे समझना है। अगर मैं चर्चा करूं कि भैया जो राज्य हड़प नीति है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति की शुरुआत की गई थी। राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस नीति के अंतर्गत होता क्या है दोस्त, तो इस नीति के अंतर्गत गोद लेने की पहले प्रथा चलती थी भैया। क्या चलती थी? गोद लेने की प्रथा चलती थी। उस गोद लेने की प्रथा पे पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। और यहाँ पे और एक चीज़ हुई थी दोस्त, जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के पद से पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। यानी किस चीज़ से वंचित कर दिया गया था, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी के पद के लिए यहाँ पे वंचित कर दिया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बात करूँ, इस नीति के अंतर्गत क्या होता था दोस्त,
अगर मैं इस नीति के बारे में बात करूं, जो नीति आपकी है राज्य हड़प नीति, इस नीति के अंतर्गत सबसे पहला जो राज्य था जिसका नाम है सतारा, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे पहले यानी सतारा को ही सबसे पहले हड़पा गया। किसको हड़पा गया? सतारा को ही सबसे पहले हड़पा गया इस नीति के अंतर्गत, जिस नीति का नाम है राज्य हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को ही हड़पा गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी ने ही इस हड़प नीति की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी, और इसने अपने शासनकाल में इसने अपने समय में कुल 8 राज्यों को हड़पा था। कितने राज्यों को हड़पा था? कुल 8 राज्यों को इसने अपने शासनकाल में हड़पा था, यानी लॉर्ड डलहौजी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। अगर मैं आगे बात करूँ भैया तो यहाँ पे समझना है सहायक संधि प्रथा। अब ये सहायक संधि प्रथा क्या थी दोस्त? तो आपको ये भी समझना है कि सहायक संधि प्रथा क्या थी। अगर मैं सहायक संधि प्रथा के बारे में बात करूं तो इसके जन्मदाता आपके कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रथा के जन्मदाता थे। क्या थे? जन्मदाता थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सहायक संधि के बारे में बात करूं तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया। डुप्ले के द्वारा प्रयोग किया गया। ये जो क्या था दोस्त? ये फ्रेंच था। ये कहाँ का था? फ्रेंच का था। इसी डुप्ले के द्वारा दोस्त सबसे पहले सहायक संधि प्रथा का प्रयोग किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं सहायक संधि के बारे में और भी चर्चा करूं तो सहायक संधि की शुरुआत भैया किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने अभी बताया है, इसकी शुरुआत 1798 में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी। वो क्यों की गई थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उस समय दोस्त क्या होता था, उस समय जो अंग्रेज़ लोग थे वो अंग्रेज़ लोग भारत में मतलब कुछ ही समय पहले आए थे। यानी कुछ ही समय पहले वो भारत में रहने को आए थे, और उनकी जो भारत में कंपनी थी वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी दोस्त। इसी के कारण यह नीति लाई गई जिसका नाम है दोस्त, क्या नाम है दोस्त? जिसका नाम है सहायक संधि प्रथा। जिसका नाम है सहायक संधि प्रथा। और अगर मैं अंग्रेज़ों का दूसरे मकसद के बारे में बात करूं, और भी भैया अंग्रेज़ों का मकसद था, ये जो आपकी सहायक संधि प्रथा जो आई थी, इसमें अंग्रेज़ों का एक और मकसद था। अंग्रेज़ लोग ये चाहते थे कि हम भारत में पूर्ण नियंत्रण कर लें। पूर्ण नियंत्रण करने के साथ साथ हम फ्रांसीसियों का मतलब जो वर्चस्व है, फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है, हम उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर दें। यानी अंग्रेज़ लोग ये चाहते थे कि हम भारत में पूर्ण नियंत्रण कर लें, और जो फ्रांसी लोग रह रहे हैं, जो फ्रांसीसी लोग यहाँ पे प्रभाव जमा के बैठे हैं, उनका भी प्रभाव हम कम कर दें। ये इनका दूसरा मकसद था इस संधि को लाने का। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी दोस्त। सहायक संधि में शामिल होने वाला अगर पहला राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन सा था जो सहायक संधि में शामिल हुआ था? तो उसका नाम है हैदराबाद। ये हैदराबाद दोस्त 1798 में सहायक संधि में शामिल हो गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भैया जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो पहला मराठा आपका सिंधिया था। कौन था भैया? सिंधिया के द्वारा सहायक संधि को सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले स्वीकार किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं 1858 में जो विद्रोह हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है पील कमीशन। ये जो पील कमीशन है ये आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्त। यूपीएससी के एग्जाम्स में पील कमीशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्त 1858 में जो विद्रोह हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमीशन लागू किया गया जिसका नाम है पील कमीशन। ये पील कमीशन यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे 1857 विद्रोह शुरू होने के आर्थिक कारणों के बारे में बात करूँ, यहाँ पे क्या आर्थिक कारण थे जिसके कारण से यहाँ पे 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आपको समझना है हर एक चीज़।
तो पहला जो यहाँ पे कारण था स्थायी बंदोबस्त नीति। ये भैया कौन सी नीति थी, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त नीति क्या थी। जो आपकी स्थायी बंदोबस्त नीति है, ये 1857 विद्रोह का क्या था, प्रमुख कारण था। ये जो स्थायी बंदोबस्त नीति है, ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसकी शुरुआत के बारे में बात करूं, जो स्थायी बंदोबस्त नीति है, इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये स्थायी बंदोबस्त नीति होती क्या थी दोस्त? ये स्थायी बंदोबस्त नीति होती ये थी दोस्त, इसके अंतर्गत क्या होता था, अंग्रेजों द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में 10/11 भाग लगान के तौर पर वसूल किया जाता था। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ मैं एक नए स्लाइड लेके आपको समझाता हूँ। आपको समझना है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बात करूं अगर मैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तो यहाँ के जो किसान थे भैया ना, यहाँ के जो किसान थे, अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो किसान थे उनसे क्या किया जाता था, यानी 10/11 हिस्सा अंग्रेजों के द्वारा लगान के तौर पर इन तीनों राज्यों के किसानों से वसूल कर लिया जाता था। इसी को बोलते हैं भैया स्थायी बंदोबस्त नीति। इसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त नीति। इसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त नीति। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं स्थायी बंदोबस्त नीति के बारे में बात करूं तो इसी को दोस्त क्या बोला जाता है, जमींदारी प्रथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगर मैं अगले कारण की बात करूँ तो अगला भैया क्या कारण था, यानी कौन सी प्रथा लाई गई थी जो इसका कारण बना था। फिर अगली प्रथा आती है रेतवाड़ी प्रथा। रेतवाड़ी प्रथा, ये रेतवाड़ी प्रथा क्या थी, तो ये भी आपको समझनी है दोस्त। अगर मैं रेतवाड़ी प्रथा की बात करूं तो रेतवाड़ी प्रथा को शुरू करने वाला कौन था, तो रेतवाड़ी प्रथा को शुरू करने वाला कर्नल रीड था। कर्नल रीड के द्वारा ही रेतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पर शुरुआत तो कर्नल रीड ने कर दी थी, पर इसको लागू किसने की थी, पर इसको लागू करने वाला भैया था मुनरो। इसको लागू करने वाला व्यक्ति था मुनरो। मुनरो के द्वारा ही ये रेतवाड़ी प्रथा को लागू कर दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये रेतवाड़ी प्रथा थी क्या भैया, ये भी आपको समझना है। अब यहाँ पे मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझना है, मान लीजिएगा कि ये एक किसान है दोस्त, ये एक किसान है, ये एक किसान है। मान लीजिएगा कि ये किसान का खेत है, ये किसान का खेत है। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग रेतवाड़ी प्रथा के अनुसार दोस्त अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग किसानों से आधा हिस्सा ले लेते थे। यानी किसान अपनी मेहनत करता था, इस खेत में अपना पैसा लगाता था, अपनी मेहनत करता था सारे, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अंग्रेज लोग लगान के तौर पर किसानों से आधा भाग लगान के तौर पर वसूल लेते थे। ये थी प्रथा हमारी, कौन सी, रेतवाड़ी प्रथा। ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अंतर्गत अंग्रेज किसानों से उनकी उपज का आधा भाग लगान के तौर पर लिया करते थे। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी बढ़िया से। अगर मैं बात करूं महालवाड़ी प्रथा के बारे में, तो भैया तीसरा कारण था यहाँ पे महालवाड़ी प्रथा लाई गई थी। वो महालवाड़ी प्रथा क्या थी, ये भी आपको समझना है। अगर मैं महालवाड़ी प्रथा के बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी शुरुआत मैकेंजी के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी दोस्त। और ये जो महालवाड़ी प्रथा है दोस्त, इसके अंतर्गत जो अंग्रेज लोग थे वो पूरे गाँव से एक प्रकार का टैक्स लेने लगे थे। पूरे गाँव से एक प्रकार का
टैक्स लेते थे। इसी टैक्स को ही बाद में बोला गया दोस्त महालवाड़ी प्रथा। इस महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज लोग क्या करते थे दोस्त, तो पूरे गांव से कर वसूल करते थे, यानी पूरे गांव से टैक्स वसूल करते थे। ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं चर्चा करूं 1857 के विद्रोह के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार हुए हैं और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। तो कौन से इतिहासकार के बारे में क्या बातें बोली गई हैं वो भी यहाँ पे समझना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं बीडी सावरकर की, तो बीडी सावरकर के अनुसार क्या हुआ था दोस्त, तो बीडी सावरकर के अनुसार बोला गया था कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था भैया, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, तथा यह विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। ये किसके द्वारा किया गया, ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये भैया बीडी सावरकर के द्वारा बताया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं अगले इतिहासकार के बारे में बात करूं, तो सर लॉरेंस के अनुसार क्या बताया गया, तो सर लॉरेंस के अनुसार बताया गया कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक सिपाही विद्रोह था। कैसा था, सिपाही विद्रोह था, ये इनके द्वारा बताया गया। अगर मैं बेंजामिन डिसरेली के बारे में बात करूं, बेंजामिन डिसरेली के अनुसार क्या बताया गया था, तो बेंजामिन डिसरेली के अनुसार बताया गया था कि जो 1857 का विद्रोह था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आरसी मजूमदार के बारे में बात करूं, तो आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 के विद्रोह के बारे में क्या बताया गया है, तो इनके द्वारा बताया गया था कि भैया जो 1857 का विद्रोह था, ना ही वह प्रथम, ना ही वह राष्ट्रीय और ना ही वह स्वतंत्रता की लड़ाई थी। यानी इनके द्वारा ये कहा गया कि जो 1857 का विद्रोह था, ना ही वह प्रथम और ना ही वह राष्ट्रीय और ना ही वह स्वतंत्र, यानी कुछ भी नहीं था। ये बात किसके द्वारा बताई गई थी, आरसी मजूमदार के द्वारा बताई गई थी। अब यहाँ पे चर्चा करें रीज के अनुसार, भैया रीज ने क्या यहाँ पे अपना पक्ष रखा, तो रीज ने यहाँ पे बताया था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह युद्ध था। यानी 1857 के विद्रोह को यहाँ पे इनके द्वारा यह बात बोली गई थी। अगर मैं होम्स के अनुसार बात करूं, अगर मैं होम्स के बारे में बात करूं, तो होम्स ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या बताया था, तो आपको समझना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में यह युद्ध हुआ था। ये बात होम्स के अनुसार कही गई है। अब यहाँ पे आगे समझेंगे भैया। अगर मैं जेम्स आउटटॉम टेलर के अनुसार के बारे में बात करूं, जेम्स आउटटॉम टेलर के बारे में बात करूं, तो जेम्स आउटटॉम टेलर ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने यह बताया कि भैया यह जो विद्रोह था यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या था, यह विद्रोह जो था वो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भैया बीडी सावरकर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे समझना है आपको। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये एक पुस्तक थी दोस्त। ये जो पुस्तक थी इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पुस्तक भैया बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बीडी सावरकर के बारे में बात करूं, तो बीडी सावरकर को 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, अभिनव भारत के नाम से 1904 में जाना गया। जो बीडी सावरकर थे इनको 2 बार काले पानी की सज़ा हुई थी। बीडी सावरकर को 2 बार काले पानी की सज़ा हुई थी, पर इनको तैरना आता था। इनको भैया तैरना आता था। ये तैर कर वहाँ से क्या हुए, ये वहाँ से बच निकले, यानी काले पानी से आसानी से ये बच निकले, क्योंकि इन्हें तैरना आता था। ये तैरते हुए वहाँ से बच निकले। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण बताऊं कि भैया जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो क्यों असफल हो गया, क्या उसके कारण थे असफल होने के, तो यहाँ पे भैया कुछ कारण हैं जो आपको समझना है। पहला जो कारण था भैया, जो यहाँ पे कुशल नेता का अभाव था। यहाँ पे कोई मतलब कुशल नेता नहीं था। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं था जो इस सुनियोजित ढंग से इस विद्रोह को चला सके। यहाँ पे कोई एक मुखिया नहीं था जिसकी बात चलती हो, यानी यहाँ पे अपने अपने में ही क्या थे, सब अपने अपने मालिक थे। जब यहाँ पे कोई कुशल नेता ही नहीं था, जिसके कारण ये विद्रोह पूरी तरह से असफल हो गया। और यहाँ पे भैया एकता का अभाव भी था। यहाँ पे लोग क्या थे, एक नहीं थे।
यहाँ पे एकता का अभाव भी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला था। अगर एकता का अभाव, यहाँ पे एकता का अभाव होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया था दोस्त, यह युद्ध भी, यह जो विद्रोह था वो असफल हो गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर भारत में भैया एकता शुरुआत से ही रही होती तो हो सकता ये जो मुग़ल थे और जो अंग्रेज़ थे ये हमारे देश पर शासन नहीं कर पाते, ये हमारे देश पर कब्जा नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा तो सबसे मुख्य कारण था भैया, यहाँ पे आधुनिक हथियारों की यहाँ पे कमी बहुत थी। आधुनिक हथियार जो थे वो अंग्रेज़ों के पास ही थे भैया, पर भारतीयों के पास नहीं थे। तो जब आधुनिक हथियार ही नहीं थे तो जाहिर सी बात है लड़ाई में हार तो होना ही है, असफल तो होना ही है भैया। अब यहाँ पे इन लोगों का एक उद्देश्य नहीं था, यानी एक कोई टारगेट अगर हो, इनका कोई अगर एक टारगेट हो तब तो उसमें सफलता पाई जा सकती है, पर यहाँ पे कोई इनका टारगेट नहीं था। ये भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पे असफलता का माना जाता है। विद्रोह का समय से पहले शुरू हो जाना, मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि भैया जो 1857 का विद्रोह था ये पूरे सुनियोजित ढंग से इसका समय बताया गया था, इसका दिनांक भी बताई गई थी कि हम इसके बाद या विद्रोह करेंगे। लेकिन जो तारीख यहाँ पे निश्चित की गई थी, जो तारीख यहाँ पे डिसाइड की गई थी, उस तारीख के पहले ही यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसके कारण यह भी एक असफलता का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चर्चा करूँ भैया 1857 का विद्रोह यहाँ पे हो गया, उसके बाद क्या हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है दोस्त, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। उसका शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। जब 1857 का यहाँ पे विद्रोह हुआ था दोस्त, विद्रोह खत्म होने के बाद यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू कर दिया जाता है। तो क्राउन का मतलब ये होता है दोस्त, ब्रिटेन की महारानी प्लस संसद, ब्रिटेन की महारानी प्लस संसद, यानी ब्रिटेन की, अब से ब्रिटेन की महारानी और संसद का ही यहाँ पे हर एक कानून चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गवर्नर जनरल जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था, इस पद को ख़त्म करके इस पद को भैया वायसराय बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, वायसराय बोला जाने लगा। इस पद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और इसी पद को वायसराय कहा जाने लगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुसत्ता 1858 में प्राप्त की थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1858 में प्रभुसत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त की थी। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण, सम्राट का अंतरण, यहाँ पे समझना है सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्त, 1 नवंबर 1858 में क्या होता है कि इलाहाबाद की एक जगह है जहाँ पे मिंटो पार्क, इलाहाबाद एक जगह है जिसको मिंटो पार्क के नाम से बोला जाता है दोस्तों। एक मिंटो पार्क होता है यहाँ इलाहाबाद में, तो उसी जगह पर एक रानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र दिया जाता है। उसी घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है और लॉर्ड कैनिंग जब ये घोषणा पत्र पढ़ता है उसके बाद सरकार का कंपनी से सम्राट का क्या हो जाता है, अंतरण हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते भैया। अब जो लॉर्ड कैनिंग था, अब ये लॉर्ड कैनिंग जो था दोस्त वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल अंतिम था, पर ये उसके बाद क्या होता है दोस्त, पर उसके बाद ये भारत का पहला वाइसरॉय बन जाता है। भारत का पहला वाइसरॉय बन जाता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये था हमारा पार्ट नंबर 3 जो आपको बेहतरीन लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपको पार्ट नंबर 4 में कराऊंगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।